औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आपकी एप्रिसिएशन और आपकी कोऑपरेशन का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपना फीडबैक देते रहते हैं और उसी फीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, जैसे कि टेक टाइटन्स पाकिस्तान का आपसे वादा है कि हम पाकिस्तान की टॉप नॉच सीईओ से आपकी मुलाकात करवाएँगे और पाकिस्तान की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो आपको हम बताएँगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो इमर्जिंग सीईओज़ हैं, वो पाकिस्तान का नाम जो है, वो दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं द वन एंड ओनली द ग्रेट एतजाज़ खालिद से। एतजाज़ इज़ करंटली वर्किंग एज़ ए सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पेंटा स्क्वाड। आज हम इनसे जानेंगे कि पेंटा स्क्वाड इन्होंने जब स्टार्ट किया तो किस किस्म की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा और पेंटा स्क्वाड माशाल्लाह एक ब्रांड कैसे बन गया कुछ ही सालों के अंदर और पेंटा स्क्वाड किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट बेस है, प्रोजेक्ट बेस है। आज हम इन बात करेंगे और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी इनसे पूछेंगे कि ये पहले नौकरियाँ करते रहे और नौकरियाँ करने के बाद फिर इन्होंने सोचा यार कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आइए मिलते हैं एतजाज़ से। एतजाज़, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। एतजाज़, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अपना करम रखे और वंडरफुल इनिशिएटिव पेंटा स्क्वाड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। किस तरह से ये आइडिया आया कि यार हमने जो है ना अब अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, स्पेशली पेंटा स्क्वाड जो है उसको? अच्छा, बेसिकली अगर मैं थोड़ी-सी इसकी बैकग्राउंड पे जाऊँ तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जिस तरह आजकल यूथ का मसला जॉब्स का, वो मेरे साथ भी था। ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो देन मैंने जो डिफरेंट कॉल सेंटर्स हैं इनको जॉइन किया, क्योंकि आई थिंक मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए। तो लेकिन मैं किसी भी जॉब को मोर देन 3 मंथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मुझे एक आइडिया हो गया यार कि मैं शायद कभी जॉब ना कर पाऊँ। मेरे अंदर वो कह लें कि डीएनए के अंदर वो एलिमेंट्स हैं ही नहीं कि मैं जॉब को कभी कंटिन्यू कर पाऊँगा। आफ्टर दैट एक बिज़नेस सेशन, एक कह लें ट्रेनिंग थी हमारे लाहौर के अंदर ही। उसमें 2 से 3 मेंटोर्स थे। उन्होंने स्टार्ट किया तो कोविड था, वैसे हर चीज़ बंद हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा चलें यार, चलो वो जॉइन करते हैं, चलो टाइम पास हो जाएगा। तो मैं जस्ट टाइम पास के माइंडसेट के साथ वहाँ पे गया था। अच्छा, जैसे मैं वहाँ पे गया तो आप ये कह लें कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ पे जो चीज़ें थी, तो वो आस्ता-आस्ता मुझे कह लें कि वो फ़ील होना शुरू हो गई यार कि कहीं न कहीं पे ना शायद मैं राइट डायरेक्शन की तरफ आ चुका हूँ। तो वहाँ पे एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। जो पहला स्टार्टअप जो कह लें, पहला जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो एक रेडी से स्टार्ट किया था, फ्राइज़ सेलिंग का। हायर फैक्ट्री रेवन रोड पे उसके सामने थे, हमने रेडी लगाई थी एक फ्राइज़ की, तो वहाँ से हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो उस दिन मुझे फ़ील हुआ था यार कि पैसे कमाना बहुत आसान है। ठीक है, आफ्टर दैट क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्यूटर साइंस में थी, तो देन मैंने दराज़ उस वक़्त लाइक ग्रो कर रहा थी मार्केट, तो मैंने उसकी तरफ जाना शुरू किया। उसमें फिर लोगों को अकाउंट बना के या सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट हंटिंग जो स्टेप्स होते हैं वो सर्विस देना शुरू की हैं। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम स्टेप बाय स्टेप लाइक फिर इंटरनेशनल कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, जितनी आईटी के आप कह लें कि मेन एलिमेंट्स हैं, हम सब की तरफ मूव यार कर दिया। ये जब आपने रेडी लगाई है, जो आपने बताया कि आपने ये सारा किया, तो आई मीन इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट सीन क्योंकि फैमिली वाले बात करते हैं, घर वाले कहते हैं, "ओए होए ये क्या यार तुम कर रहे हो इतनी मतलब तुमने एक मैंने साइंसेज़ में सारा वो किया है।" और तो वो कुछ ऐसा नहीं आया कि फैमिली में से कुछ यार ये क्या तुम रेडी लगा रहे हो? मतलब इस तरह क्यों नहीं, कह रहे हो? प्रेशर था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ये नहीं कि मैं बहुत गरीब था रेडी लगा रहा था, ऐसी बात नहीं है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फादर जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस रिटायर्ड पर्सन है, मेरे वंडरफुल, भाई माशाल्लाह वंडरफुल। डॉक्टर्स हैं। तो लेकिन ये लेकिन कॉन्सेप्ट आपने दिया कि एक कॉन्सेप्ट ये था कि यार कि मुझे बेसिकली जो ऊपर मुझे लाइक मेंटोर करने में लगा था यार इसके अंदर ना थोड़ी-सी वो शाय वाले एलिमेंट्स हैं। यस। तो उन्होंने उस चीज़ को रिमूव करने के लिए मुझसे ये प्रैक्टिस करवाई बेसिकली, और उसी का मुझे आज तक मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे उस चीज़ का हुआ है कि आप कह लें कि जो कैश फ्लो को मेंटेन करना, कि मेरे पास कोई भी पर्सन आ रहा है कि अब कोई बच्चा आता है कहता है यार मेरे पास ₹1 मुझे प्राइस दे दो, तो मैं उससे भी प्राइस देता रहा। तो मैंने एक चीज़ समझ ली थी यार कि कैश फ्लो मेन चीज़ है, और कैश फ्लो जब तक बिज़नेस के अंदर रहेगा तो वो चलता रहेगा। जहाँ पे आपने लिमिट लगा दी आप गए। तो ये हुँ। कुछ बेसिक आप एथिक्स कह लें ना बिज़नेस की, तो मैंने वो रेडी से सारी लर्निंग की थी और उसी की बेस पे फिर करता गया। बाकी सोसाइटी प्रेशर था, लेकिन ज़्यादा फैमिली की तरफ से था, लेकिन मेरे माशाल्लाह जो फादर थे, बड़े सपोर्टिव रहे इस सारे मामलात के अंदर, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। इनिशियली कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं मुंडे रील लगा लिया है, हुँ, तो लगता है कुछ गड़बड़ हुई घर में, कोई चला हुँ। गया ये वो।
लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे फेस करने को नहीं मिला, क्योंकि फैमिली की तरफ से जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली फादर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रही है मुझे शुरू से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है, तो उसकी वजह से फिर मतलब कि ये चीज़ को मैं कंप्लीट कर पाया। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने ये पेंटर स्क्वाड स्टार्ट किया, देखिए सबसे पहले इंसान के ज़हन में आता है यार कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, पैसा, यार पैसा होगा तो हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक दैट जब पेंटर स्क्वाड स्टार्ट किया तो आइडिया था या पैसा था? अच्छा, आपको मैं अगर से एक मज़े की चीज़ बताऊँ, तो हम तकरीबन कोई 8 से 10 बंदे थे, और हमें वहाँ पे टास्क मिला कि आज आप लोगों ने 5,000 कमा के लेके आना है। तो कैसे कमा के लेके आना, वी डोंट नो। वी हैव नो ऑफिस, हमारा कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं था। हमारे पास जैसे अपना एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है, और हमें एक टास्क दिया गया कि आज आपने ये कंप्लीट करना है। तो अब 5,000 थे, और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता रहा हूँ, तो वहाँ मुझे 15,000 मिलते थे 30 दिनों के बाद, और यहाँ 5,000 कमा के लेके आने हैं। तो मैंने कैनवा से पोस्ट डिज़ाइन करना शुरू की वहाँ पे, और वहाँ पे देखिए मैं फलां-फलां सर्विस दूँगा आपको, लाइक ई-कॉमर्स के अंदर, और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो शेयर करना शुरू कर दिया। तो आफ्टर मुझे लेक सिटी से एक रियल एस्टेट के डेवलपर थे, उन्होंने मुझे कॉल की उसी दिन। उसी दिन मुझे कॉल की है, उन्होंने कहा कि यार कि मैंने वो पोस्ट देखी है, तो मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, तो आप कब मिल सकते हैं? मैंने कहा सर अभी 2 घंटे के अंदर मिल सकते हैं, क्योंकि मैं वेरी अर्जेंट में था तब। तो उन्होंने कहा ओके गुड टू गो, आप आ जाइए मेरे पास, तो इंशाल्लाह बैठते हैं। तो खैर मैं उनके पास गया, हुँ। मेरे साथ एक दोस्त बैठा हुआ था, वो भी अपने सिस्टम को रन कर रहा था। मैंने उससे कहा यार कि मैंने उसे बताया कि मैं कंपनी का वो हूँ, नया-नया सीईओ बना हूँ, तो अगर मैं इस तरह जाऊँगा तो शायद वो अच्छी वाइब ना से आए। तो तब हमारे पास बाइक थी, मैंने कहा तू बाइक निकाल, उसने बाइक निकाली, मैं कहा थोड़ा-सा मुझे पीछे छोड़िए, जो हम पहले प्लानिंग करते हाँ। हैं। हाथ में थोड़ी कंघी-शंघी ले ली, और उतर के थोड़ा कंघा-शंघा करके हम अंदर चले गए हैं। खैर उससे मीटिंग हुई, तो उसको मैंने सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें करके दूँगा, कुछ पोर्टफोलियो बताया कि मेरी ग्रेजुएशन की है, तो मुझे पता है ये एल्गोरिदम किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो उसने कहा ओके। तो जब सर्विस चार्जेज़ की बात हुई है, तो मेरे जेब में था 5,000 कमा के लेके आना। मैंने कहा 5,000 कहा, तो ये कहीं 3 पे ना आ जाए। मैंने कहा यार कि 10,000। कहता वो उसने कहा यार बेटा मैं ना 8,000 से नीचे नहीं दूँगा। मैंने कहा ओके डन करें। ठीक है, वो जब वो मैंने 8,000 पकड़ा था, उस दिन मुझे ये आइडिया हो गया था यार कि अगर यू हैव अ पोटेंशियल, यू हैव पैशन, यू हैव अ लाइक, वो आपके अंदर वो चीज़ है, तो पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल दुनिया में कहीं बैठे हो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। हुँ। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आपके पास प्रॉपर स्किल हो, आपका पैशन हो, तो आप कमा सकते हैं। तो वो पहला मेरा वो अर्निंग थी, जहाँ से मुझे आइडिया हो गया था यार कि पाकिस्तान में या ओवरऑल बिज़नेस के अंदर रहते हुए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए बस। और अभी बिहाइंड द कैमरा जब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, ठीक है? हुँ। तो वो प्रेशर हैंडलिंग की या है। प्रेशर हैंडलिंग होनी चाहिए, तो वो चीज़ें एलिमेंट्स हो, तो ये चीज़ें बड़ा ईज़ी हो जाती हैं आपके लिए। बिल्कुल सही। अब ज़रा हमें पेंटर स्क्वाड के बारे में बताइए कि क्या-क्या सर्विसेज़ आप जो हैं दे रहे हैं? व्हाट इज़ ऑल अबाउट पेंटर स्क्वाड और किस तरह से किया? और जो डिफ़िकल्टीज़ आई, वो भी हमें ज़रा ज़रूर बताइए कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ थी? पहले हमें प्रोडक्ट का बता दें कि क्या-क्या आप लोग सर्विसेज़ दे रहे हैं, फिर हमें ज़रा डिफ़िकल्टीज़ का बताएँ। अच्छा, पेंटा स्क्वाड बेसिकली राइट नाउ इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। इसमें हम ओनरशिप मार्क हमारी कंपनी यूके बेस्ड, जिसमें हमारे डिफरेंट प्राइवेट लेबल्स हैं जो वहाँ पे रन हो रहे हैं। प्लस हमारे पास कह लें कि इनोमार्क हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हमारे पास नुक्ता फॉर्मेशन है जो कंपनी फॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। हमारे पास नुक्ता है जो अमेजोन की सर्विस दे रही होती है। हमारी फ्रीलांसिंग की एजेंसीज हैं, हमारा खुद का स्टूडियोज़ है। तो जितनी आईटी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, हम सब में कहीं ना कहीं पे मौजूद हैं। ठीक है। एंड अभी हम फ्यूचर में जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, वो रोफस्ट के नाम से आ रहा है। वो बेसिकली एक मार्केट प्लेस है B2B, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की पहली मार्केट प्लेस होगी जहाँ पे कोई पर्सन ग्लोबली किसी भी डिजिटल एसेट को सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। जिस तरह आप डिफरेंट और भी इस तरह की कंपनीज हैं, लेकिन हम इसमें जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो बाकी कहने कंपनीज के पास नहीं है। जो कि हम इसमें एक वैल्यू लेके आ रहे हैं, जो कि आपके कहने के जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको मजीद इंटरेक्ट करेगी इस फील्ड के अच्छा, ये अंदर। बड़ा अच्छा एक आप इनिशिएटिव ले रहे हैं जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, एग्जैक्टली। जो डिजिटल एसेट का। तो इसमें थोड़ा-सा हमें और बताइए, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं, वो मुझे 100% उम्मीद है कि वो इसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। तो इसका ज़रा फीचर्स और बेनिफिट्स ज़रा वो भी बताइए। अच्छा, डिजिटल एसेट्स को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, ताकि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए, जो 90s के लोग हैं मेरे और आप जैसे, ठीक है, आपने देखा होगा हमने पीसीयू देखे थे। हुँ। हमारे मोहल्लों के अंदर चौक पे पीसीयू था, कॉइन डालना, कॉल करते रहे हैं, और विद इन 15 ईयर्स के अंदर हमने पीसीयू नहीं देखे। मतलब कि मेरे माशाल्लाह मेरा बेटा है, वो पीसीयू नहीं देखेगा। तो एक चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि टेक बहुत ही फास्टली मूव कर रही है अब। ठीक है। हुँ। अच्छा, अब जो फ्यूचर आ रहा है वो डिजिटल का सारा कह लें कि एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है सारा। तो मेरे ख्याल से जो फ्यूचर है वो सारा डिजिटल एसेट, जो आप एसेट्स अभी बाय कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में अंदर, वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपके एनएफटी निकले थे, या आपके स्टॉक्स मार्केट में शेयर्स हैं, ये भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं। इसी तरह जो आपके ब्रांड्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये भी आपके डिजिटल एसेट्स होते हैं, इनकी वैल्यू होती है।
तो ये सारा वो कह लें कि आसान अल्फाज में कि ये डिजिटल एसेट्स होते हैं जिनको आप बाय करते हैं, ओन करते हैं, कि लीगल राइट्स आपके पास होते हैं और इनकी एक वैल्यू होती है, आप फ्यूचर में आप इनको सेल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं बिल्कुल इससे। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट उस तरह से अभी नहीं है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? ग्लोबली तो डेफ़िनिटली, जैसे या अब हम पहले भी बात कर रहे थे, ग्लोबली तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? मेरा ख़्याल है आप पहली कंपनी जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वेयर इज़ द गैप? पाकिस्तान में जो देखिए जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं ना, बेसिकली जो एंजल इन्वेस्टर्स कह लें, वो बेसिकली ना दो टाइप्स की इंडस्ट्री के अंदर फोकस्ड हैं, या रियल एस्टेट या बैंक्स। तो वो डिजिटल या प्राइवेट कंपनीज या स्टार्टअप कल्चर जो पाकिस्तान में एक तो डेवलप नहीं है, और दूसरा कि पाकिस्तान में कुछ एथिक्स की भी कहीं ना कहीं इशूज हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें जो रिजल्ट्स आए हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, हमें बहुत अच्छे और मेच्योर रिजल्ट्स मिले हैं। हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट 50 मंथ का, हमने वो तकरीबन 7 मंथ में अचीव कर लिया है। तो हमें एक आइडिया हो गया चाहिए यार, मार्केट में आप लोगों ने अगले बंदे के रिक्वायरमेंट को देखना है और उसको ना लाइक आपने वहां तक जो पहुंचाना है, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो उस लेवल का होना चाहिए। एक डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर की जुबान में समझाना पड़ेगा। अगर एक वो है लाइक कोई फाउंडर है तो उसको एक फाउंडर की जुबान में समझाना पड़ेगा। एक आम रियल एस्टेट का एक सेठ आदमी है, हुँ। उसको एक सेठ की मंशा से समझाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि मार्केट ग्रो हो रही है पाकिस्तान की अभी। सही। अच्छा, जब आपने पेंटा स्क्वाड को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद कोई ऐसा टाइम आया सोचा यार मेरे ख़्याल है अब बंद कर देना चाहिए भाई, अब ये नहीं, सर दर्द मैं नहीं कर सकता, कोई ऐसा टाइम आया? ये आपने कह लें कि बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया पूरे पॉडकास्ट के अंदर का। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे टाइम आते हैं बिजनेस के अंदर, मैं सिर्फ पेंटा स्क्वाड की बात नहीं करूंगा। मेरे जितने दोस्त हैं या मैं जितने हम केस स्टडी देखते हैं, तो ये जितने बड़े एम्पायर्स आज बिल्ड हुए हैं, तो ये सब पे टाइम आता है। और इस टाइम में मेरे ख्याल से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो प्रेशर हैंडलिंग है, हुँ। ये बड़े लाइक इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किस तरह उस सारे सिनेरियो को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज किया जब वो टाइम आया और सोचा यार कि ओ यार अब मैं क्या करूँ? को फादर ने, को मदर से, फैमिली से डिस्कस किया या खुद सोच लिया नहीं नहीं, यार मैं गुज़रना है? बिज़नेस की चीज़ें घर पे मोस्टली डिस्कस नहीं करता। बिल्कुल ठीक, फैमिली के बिल्कुल साथ सही, सिर्फ फैमिली की चीज़ें और बाकी मामला मेरे ऑफ़िस तक ही होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अगर आप कितनी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वो डिपेंड करता है आपका विज़न क्या है। तो आप जितने ही ज़्यादा आपका वो विज़न स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा, उतने ही ज़्यादा पैशनेट भी होंगे अपने कारोबार को लेके भी। अगर सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी के अंदर बिज़नेस एक पैसा एक मकसद है, तो शायद मेरे ख़्याल से लॉन्ग टर्म के लिए आप रिटेन ना कर पाएँ। लेकिन जब आपके विजन्स डिफरेंट हो, तो पैसा तो खुद खुद कहीं से आपके पास आ जाता है, लेकिन वो जो आपका विजन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा होता है, या कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो इस तरह दरमियान में छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो विजन ही आपको बेसिकली जोड़ के रखता है। बिल्कुल सही, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, अब ये बताइए कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो क्या-क्या आई थी? डिफिकल्टीज आप देखें, पाकिस्तान में बिजनेस करना सबसे पहले आपको पता है कैश फ्लो को मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि एक स्टार्टअप होता है उसको सबसे पहले कैश फ्लो चाहिए होता है। तो मेरे पे जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स रही हैं, मैं आपको जनरल स्पीकिंग वो ये बताऊं तो, अगर मैं एक 360 डायमेंशन की तरफ जाऊं, तो मेरे से अच्छे इंटेलिजेंट लोग मार्केट में हैं। इवन मेरे ऑफिस में भी हैं। ठीक है, मेरे से अच्छे आप कह लें कि स्किल्ड पर्सन लोग मौजूद हैं। तो लेकिन ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने यहाँ तक लेके आया। तो लेकिन ये बिकॉज ऑफ टीम्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में टीम्स ऐसी थी कि जब कैश फ्लो कहीं पे इशू आता था तो वो सपोर्टिव थे। वो ये अक्सर कंपनीज के अंदर होता है कि अगर कैश फ्लो नहीं आ रहा तो वो एग्जिट की तरफ से चले जाएं। तो मेरे जो टॉप प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने हमेशा मेरे टफ टाइम के अंदर मेरा साथ दिया है। तो हुँ। कुछ हम क्राउड फंडिंग के बेस पे चल रहे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की फंडिंग होती हैं, उसकी बेस पे हम अपने आप ग्रो करते हैं। तो वो कैश फ्लो को मेंटेन करना जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर सबसे टफ होता है, अगर आपने लाइक एक एम्पायर बिल्ड करनी हो तो। सही। अच्छा, इत्तेज़ाज़ बहुत सारे लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें जो देख रहे हैं, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं। आप माशाल्लाह अब जो काम कर रहे हैं, अब काफ़ी साल हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे भाई ये 3-4 काम है, इसको 100% करना है? अच्छा, ये सबसे पहले मेरे ख्याल से ना आपको पता होना चाहिए आपके लाइफ के अंदर जो आप कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। अगर आपने सिर्फ यूट्यूब पे देखा है फलां बंदे को वो डॉलर्स कमा रहा है, फलां बंदा अच्छी गाड़ी में जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कभी ना करना। आप अपने आप को बर्बाद करोगे, आप अपनी फैमिली वालों को बर्बाद करोगे, अपना वक्त बर्बाद करोगे, अपने बच्चों का टाइम खराब कर दोगे आप। और इवन एक बैड एग्जाम्पल छोड़ के जाके सोसाइटी के लिए, भाई कारोबार ना करना वरना ऐसा हाल होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आपको पहले रीज़न पता होना चाहिए आप स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको रीज़न पता होगी ना, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, आप बिजनेस के साथ अटैच रहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। तो सबसे पहले आप अपना गोल या अपना विजन डिफाइन करो। पहला एलिमेंट आपका ये होगा। सेकंड चीज़ है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास अच्छी और सपोर्टिव टीम नहीं होगी। तो टीम आपकी स्ट्रॉन्ग किस्म की होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि
आप उस मार्केट पे इनिशियली जाएँ जहाँ पे क्राइसिस हो। तो जहाँ पे क्राइसिस होती है वहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद होती हैं, वहाँ पे आपका कंपटीशन कम होता है, सैचुरेशन कम होती है, आप जल्दी ग्रो कर सकते हुँ, हैं। तो आइडियाज़ आपके उस तरह के एक रेलेवेंट होने चाहिए। और लास्ट वन अगेन वही है, कैश फ्लो को मेंटेन करना सीखें। बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताइए कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग जब वो पास आउट करते हैं, डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। आइडिया नहीं होता कि यार किस तरह से कंपनी को चलाना है। आप क्या समझते हैं कि जब बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो एक मेंटोर का होना ज़रूरी है जो आपको गाइड करे, एडवाइस करे कि नहीं यार ठीक है मैं खुद ही सीखूँगा, मार खाऊँगा, एक्सपीरियंस करूँगा, मैं खुद ही करूँगा? अच्छा, अब यहाँ पे हम मेंटोर्स की पहले डेफिनेशन करते हैं। एक मेंटोर्स होते हैं जो लाइक मामाज़ बॉय, वो उनको मिस्टेक नहीं करने देते। तो इस तरह के मेंटोर हमें नहीं चाहिए ये होते। बड़ी अच्छी टर्म है ममाज़ बॉय, वंडरफुल, या वंडरफुल टर्म हाँ। तो मतलब वो मिस्टेक नहीं हाँ, करने देंगे फाउंडर्स को या हाँ, अपने हाँ। जो उनके स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, एक एक मेंटोर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो करना करो, मैं तेरे साथ हूँ। यस, मैं पीछे खड़ा हूँ भाई मैं तू पीछे जा। खड़ा हूँ, वो जहाँ फँसेगा ना मुझे बता दें मुझे मैं हूँ बता तेरे दें, साथ तो हाँ। आप फिर लापरवाह हो जाते हो और लापरवाही के अंदर ही हमेशा चीज़ें ग्रो करती फिर हैं। आप खुल के खेलते हैं। क्योंकि फ़ियर्स वाले एलिमेंट्स खत्म हो यस, जाते हैं ना आपके अंदर। यस, तो जिस यस, तरह यस। वो आपके अंदर एक कह लें कि हनी बैजर का एक डीएनए आ जाता है, वो फ़ियरलेस होते हो आप। आपको पता है कि बैक में एक बंदा खड़ा है, मेरा सपोर्ट में बैठा हुआ है। फिर आप खेलते रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेंटर उस एंगल के साथ आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये है, ये क्लासिफ़िकेशन आपने देखनी है कि मेरा जो मेंटर है मामाज़ बॉय है हुँ। या वो एक कहते हैं कि फ़ियरलेस वाला बंदा है, जो करना कर, यार मैं ये सपोर्ट ममाज़ बॉय करूँ। का थोड़ा-सा बताइए यार, ये टर्म बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने तो ख़ैर टर्म्स मैं तो करता हूँ, ममाज़ बॉय का थोड़ा-सा ज़रा इलैबोरेट करें ज़रा इसको। जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 बजे मुझे मेरी मामा की कॉल आ जानी है। हाँ, ममाज़ तो बॉय मामाज़ बॉय बिल्कुल तो वो सही। कुछ भी करते हैं, मामा से पहले हाँ, पूछते हैं। हाँ, तो एग्रीड, इनको हम एग्रीड। कह सकते हैं मामाज़ बॉय। यानी वो जो भी बात करनी है पहले ऊपर से पूछ के तो फिर उसको करना है। एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके, मुझे भी इसमें कह रही हैं कि ममाज़ बॉय हाँ, नो, नो, अच्छा मैंने ठीक। आपको नहीं कहा, मैंने एग्ज़ाम्पल कोट अच्छा, की है अच्छा बेसिकली। एग्ज़ाम्पल है, अच्छा, ठीक इसमें है, मैं डन। बता दूँ कि मामाज़ बॉय का अगर मैं आपको अच्छे से वो डिफाइन करूँ, तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन मेकिंग्स होती हैं वो आपकी सेल्फ की होनी चाहिए और डाटा बेस पे होनी चाहिए। ना कि आप 4-5 बंद मशवरा करें आप, वो मैं यस, लाज़मी कहता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप रेलेवेंट बंदों से मशवरा करें। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना, मैं किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं करूँगा। यस, मैं उस इंडस्ट्री के अंदर रेलेवेंट लोगों से मशवरा करूँगा यस, ना। यू आर तो राइट। आप कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक एक पर्सन होता है, उसी से पूछ रहे होते हैं और वो वैसे एक मुर्शिद बन के बैठा होता है और उसे कोई आइडिया भी नहीं होता है। तो समटाइम्स आप उसी की बात मान के रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं, तो ये नुकसान हो जाता है। तो सही, इनको मैं ज़रा मामाज़ बॉय कहता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी अच्छी टर्म है जी ममाज़ बॉय और बड़ा अच्छा इन्होंने बताया भी। अच्छा एलिज़ा जब हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में देखा गया है कि अमूमन जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करती है, प्रोजेक्ट बेस होती है यार हम बाहर से प्रोजेक्ट पकड़ेंगे इस तरह से हो। आप प्रोडक्ट पे ही रहे, ये क्या रीज़न थी? और प्रोडक्ट भी ऐसे निकाले जो माशाल्लाह ग्लोबली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बताया हुआ जैसे नुक्ता है या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो आप मतलब जिस तरह लेके चल रहे हैं और नई प्रोडक्ट भी आपके आ रही डिजिटल एसेट की। वाई प्रोडक्ट? अच्छा, जब आप स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से आपको बेशक प्रोजेक्ट बेस पे चलना चाहिए, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना और खेलना है, तो फिर आपकी अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। जब हमने इनिशियल किया था, स्टार्ट किया था मार्केट के अंदर, तो हम भी कह लें कि प्रोजेक्ट बेस पे चल रहे थे। प्रोजेक्ट्स उठा रहे थे डिफरेंट लोकल या इंटरनेशनल। लेकिन एक टाइम ऐसा जब आपको आइडिया होता है कि लॉन्ग टर्म अगर हमने प्ले करना है, तो हमें अपनी ही प्रोडक्ट की तरफ निकलना पड़ेगा। तो वो जो पॉइंट्स है ना, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगेन बात वही है, आपको पता है कि आप कितना कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट बेस पे आप हाई लेवल पे कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर सकते। आपको फिर अपनी ही प्रोडक्ट के साथ निकलना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो उससे आप एक की जो आप जो लाइफ साइकिल है वो लॉन्ग टर्म की तरफ निकल जाती है बिज़नेस की। बिल्कुल सही। कैश फ्लो का तो आपने हमें बता दिया और आपने भी बता दिया कि प्रोडक्ट बेस और इस तरह से है। अब ज़रा टीम बिल्डिंग के ऊपर आते हैं जो आपने कहा कि टीम है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, हमारा जीना मरना आपके साथ है सर, आप तो कमाल हैं मतलब जैसे आप हैं बेहतरीन है। लेकिन जो ही उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं सर नहीं मोहब्बत ख़त्म, सर अब सब कुछ ख़त्म, अब जहाँ पे पैसा है ना वहाँ पे मैंने जाना है। आप किस तरह से पेंटा स्क्वाड में रिटेंशन जो है वो किस तरह से करते हैं? जैसे अभी आप बता भी रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड जब हम वहाँ बैठे थे कि लोग जो हैं वो आपके साथ मतलब अटैच भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अटैच। आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनको काम करना चाहिए। क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको देख के लोग कहते हैं यार हमने पेंटा स्क्वाड में काम करना है? अच्छा, इस पे मेरे ख्याल से ना सबसे पहले जो किसी भी कंपनी का, नॉट ओनली पेंटा स्क्वाड, किसी भी कंपनी का जो फाउंडर है या जो सीईओ है, उसने एक वैल्यूज़ क्रिएट करना होती हैं, जो कि वो मेंशन करता है या कि ये मेरी नहीं, ये इदारे की वैल्यूज़ हैं। आपकी इदारे की क्या वैल्यूज़ हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो पर्सन आपके पास काम करने आ रहा है, उसके भी उतने इक्वल राइट्स हैं, जितने एक फाउंडर के होंगे।
ठीक है, बेशक वो आपका ऑफिस बॉय है या बेशक वो आपका मैनेजर या डायरेक्टर है, तो ये नहीं कि वो ऑफिस बॉय है तो आप उसके राइट्स को कम कर दें। अगर कोई रेलेवेंट राय लेनी होगी तो मैं उससे भी राय लूंगा कि यार तू बता तेरे माइंड में क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से इस वक्त कंपनी के अंदर मुझे बेस्ट रिपोर्ट को दे सकता है मेरी एचआर नहीं देगी, मुझे मेरे ऑफिस बॉय मेरी रिगार्ड्स देंगे। ठीक है। अच्छा, अब उनको इस चीज़ की गर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं तो ये बिहाइंड द कैमरा जो लड़का आपके सामने खड़ा है, हम्म। ठीक है, जब ये हमारे पास आया था तो बेसिकली हमारी एक फूड चेन थी, तो ये वहाँ पे डिश वॉशर था। ठीक है, और बड़ी छोटी एज में ही हमारे पास आया। इसने नया नया हिफज किया था, स्कूल से भागा हुआ था। हिफज भी कंप्लीट नहीं किया, वहाँ से भाग गया था ये। तो हम्म। भागने की से आदत है शुरू से ही। ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। खैर ये आ गया डिश वॉशर था, लेकिन हाँ। अभी माशाल्लाह आप देखें तो पेंटा स्क्वाड की सारी वीडियो एडिटिंग को ये मैनेज कर रहा होता है, वंडरफुल। पूरे स्टूडियो भी मैनेज कर रहा होता है। ये टेक्निकल स्किल्स बंदे ने खुद सीखी है, हमने नहीं सिखाई। हाँ, बात वही है, तो जो करना कर देखी जाएगी। हम्म। समझ रहे हो? हमें भी यही चीज़ मिली थी, हमने वही आगे देना शुरू कर दिया। जब ये सारे एलिमेंट्स हों, और सेकंड चीज़ ये है कि जब आपका टीम मेंबर या कोई पर्सन किसी स्ट्रेस के अंदर बैठा है या उसके कोई इश्यूज़ हैं, तो वो उसके इश्यूज़ वो आपके इश्यूज़ होने चाहिए। जब ये वाला कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाए या कि अच्छा यार उसका मसला वो काम ठीक नहीं कर पा रहा, तो वो अगर एक बंदा 2 महीने से काम अच्छा कर रहा है, आखिरी 1 हफ्ता काम अच्छा नहीं कर रहा, तो आपने ये देखा ना अगर 1 हफ्ते में मुझसे क्या मिस्टेक हुई है या क्या उसको फैमिली इश्यू तो नहीं है, आपने उसको डायग्नोज करना, ना कि ये कहना या कि आपने काम क्यों नहीं किया, आप डाँट या वहाँ पे शुरू कर दें। तो ये वाले छोटे-छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिससे आपको एहसास होता है अच्छा यार कि 2 महीने के बाद अब ये सिचुएशन आई है, तो मैंने इसको मैनेज किस तरह करना है ताकि वो बंदा पहले यहाँ से फ्री हो जाए। तो बिल्कुल। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे क्या होता है कि लोग फिर अटैच रहते हैं सिस्टम के साथ। अच्छा, थोड़ा-सा हमें और ज़रा प्रोडक्ट्स जो आपकी चल रही हैं, जो आप अभी जिस तरह कर रहे हैं, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? ज़रा हमें डिटेल में बताएँ कि आप क्या-क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, इस वक़्त जो करंट एक तो हमारे पास ओनरशिप मार्क है। ओनरशिप मार्क हमारी एक यूके बेस्ड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है वहाँ पे। अब इसके अंदर हमारे तकरीबन 20 प्राइवेट लेबल्स रन हो रहे हैं यूके मार्केट के अंदर ही। ओनरशिप मार्क का ज़रा बताएँ कि डिटेल में कि क्या है ये ओनरशिप मार्क? मैं वही आपको बता रहा हाँ। हूँ बेसिकली। अब ओनरशिप मार्क एक कंपनी जिसपे हमारे 20 प्राइवेट लेबल्स रन हो रहे हैं जो कि अमेज़न पे सेल हो रही हैं सारी प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना से करवा रहे होते हैं, लीगल राइट्स हमारे पास होते हैं, वो ब्रांड्स हमारे कह लें कि वो ओनरशिप मार्क के नाम पे हैं। तो वो हम अमेज़न पे सेल कर रहे हैं ब्रांड्स को। अब ओनरशिप मार्क के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट लोग आके हमारे उस कंपनी के स्टेक को बाय कर रहे होते हैं। अब यू वी नो दैट कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के क्या हालात हैं, तो मेरे पास जो लोकली क्लाइंट्स ज़्यादा रियल एस्टेट के ही आएँगे। अच्छा यार वो आपकी जो फलां कंपनी है, मुझे इसमें आरओआई क्या आ सकते हैं, मंथली क्या आ सकते हैं या एनुअल क्या आ सकते हैं, मुझे वो बताइएगा और मैं उसमें स्टेक लेना चाहता हूँ। तो एक वर्थ निकालते हैं हम, जो करंट हमारे पास नंबर्स होते हैं, उसकी बेस पे वो आके हमारी ओनरशिप आके शेयर्स को बाय कर लेता है। फिर हम उसे यूके में एचएमआरसी के अंदर रजिस्टर भी करते हैं उस शेयर होल्डर को। शेयर सर्टिफिकेट भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलता है फिर, जिसकी बेस पे उसे एक आइडिया होता है यार मैं फलां कंपनी के शेयर होल्डर बन चुका हूँ, और उसकी बेस पे जो भी हमें आरओआई आ रहे होती है या रिटर्न्स आ रहे होते हैं, हम उसको भी साथ-साथ एंगेज कर रहे होते हैं। ये तो हमारा ये ओनरशिप मार्क बेस मेन प्रोडक्ट है। सेकंड हमारे पास है प्राइवेट लेबल्स का। एक पर्सन वो कहता है यार कि मुझे अपने एक खुद का प्राइवेट लेबल, एक रनिंग प्राइवेट लेबल को ओन करना है। तो हमारे पास रनिंग प्राइवेट लेबल्स होते हैं जो हम फ्लिप कर देते हैं। हुँ। तो थ्रू ऑफर्स जो मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपने एसेट को फ्लिप कर सकते हैं। अब एक पर्सन आता है लाइक थ्रू मेटा लीड्स के थ्रू आता है या हमारी वीडियोस के थ्रू आता है, वो अप्रोच करता है, वो हमें कहता है "अच्छा यार मैंने आपकी वो ऐड देखी है, तो वहाँ पे आप अपनी बता रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जिसके लीगल राइट्स आपके पास सेल करने के, तो उसके ये आरओआईज़ मंथली हैं, तो मुझे अगर ये बाय करना है इसकी वैल्यू क्या होगी?" हम एक वैल्यू सेट करते हैं, उसके बाद उसके लीगल राइट्स उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। फर्दर जो भी मामला बिज़नेस होते हैं वो सारा बंदा ओन कर रहा होता है। हाँ, हम मैनेज कर रहे होते हैं अगर वो रखे इस चीज़ को या कि मैनेज आप करो, ओनरशिप मेरे पास हो, तो हम एक टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ तय कर लेते हैं। तो ये हमारा है प्राइवेट लेवल का बिज़नेस मॉडल, और इसको हमने सारा शिफ्ट कर दिया है एक रोफोस्ट कंपनी के अंदर। अब रोफोस्ट के अंदर क्या है कि आपके प्राइवेट लेबल्स ई-कॉमर्स के, अगर आपकी ऐप्स हैं जो आपको कमा के दे रही हैं, अगर आपकी गेम्स हैं, आपके व्लॉग्स हैं, एनीथिंग ऑन इंटरनेट जो आपको कमा के दे रही है, वो आपका डिजिटल एसेट है जो आप किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोई पर्सन को बाय करना चाहता है वो अपने नाम पे वहाँ पे ट्रांसफर करवा ले। और इन दोनों पार्टीज की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कि ये दोनों के साथ स्कैम ना हो जाए। हम पाकिस्तान में यू नो यहाँ पे स्कैम बहुत मैं ज़्यादा वही होते हैं, कहने लगा था कि यहाँ पे स्कैम तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स है, फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपने लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी जो सारी चीज़ें उसको किस तरह मैनेज करते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये था हमने अभी इस प्रोडक्ट को मुकम्मल डेवलप नहीं किया। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे तो हमारा अभी थोड़ा-सा एमवीपी रेडी हुआ है, क्योंकि हम डिफरेंट वीसी के साथ अभी इसमें बातचीत कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हमने इसमें सिक्योरिटी के एलिमेंट्स इस तरह रखे कि हमारी खुद की टीम्स होती हैं, जो कि मैनुअल हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है। अगर एक पर्सन कहता है कि मेरे पास ये ब्रांड्स है, तो हम कुछ स्टैट्स मंगवाते हैं जिसको मेरी ही टीम वेरीफाई करती है। उसके बाद उसको वेरीफाइड करने के बाद अपने पोर्टल पे हम लिस्ट करते हैं। कोई बंदा बाय करना चाहता है, वो एक फॉर्म के अंदर अपनी क्वेरी लिख के सेंड करता है, हम उस बंदे की क्वेरी लेके और जो रेलेवेंट प्रोडक्ट होती है, उसको वो पिच कर देते हैं कि आपके बिहाफ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और फिर हमने पेमेंट साइकिल को मेंटेन किया हुआ है कि जब तक मुकम्मल ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो सेलर है उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, वो होल्ड करेगा रोफोस्ट। जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी पार्टी कहेगी हाँ, ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है एंड आई एम सैटिस्फाइड,
देन हम उसकी जो पेमेंट उसके बिहाफ इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो हमने इस तरह चीज़ों को मैनेज किया है कि पार्टी ये हो पार्टी भी हो, दोनों अपने को सिक्योर फील करें, स्पेशली पेमेंट्स को लेके। और जब वो बंदा परचेज कर रहा है उसको भी पता है कि मैंने एक लीगल चीज़ परचेज की है। जब वो दिखे कि सारी ट्रेडमार्क लीगल राइट्स मेरे नाम पे ट्रांसफर हो चुके हैं, वो भी अलाउ कर देगा, हाँ ये मेरी कंपनी के नाम ट्रांसफर हो चुकी हैं, अब आप बेशक पेमेंट्स को रिलीज कर दें। तो ये स्ट्रक्चर हमने इस तरह बना के रखा हुआ है जो कि ए पार्टी को, जो बायर है, या बी पार्टी जो सेलर है, दोनों को सिक्योर रखें। और फिर एक सर्विस वाला मॉडल भी इसके अंदर है, जिससे मैंने आपको बताया कि हमने एक वैल्यू एडिशन की है। हम्म। अब लाइक आप कहते हैं कि मैंने डिजिटल एसेट का वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है और मुझे नहीं आइडिया इसका क्या सीन है, लेकिन यू नो क्या है कि फ्यूचर इसी का है। आप कहते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके ब्रांड को परचेज करने को, यस। लेकिन मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे नहीं आइडिया मैं किस तरह मैनेज करूँगा उसको। तो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड लोग आपको मिलेंगे, एजेंसीज मिलेंगी, इंडिविजुअल्स मिलेंगे, जिनके थ्रू आप मैनेज करवा सकते हैं। हम्म। और उधर भी हमने पेमेंट्स को मैनेज किया हुआ है। जब तक वो आपको अच्छा काम करके नहीं देगा, पेमेंट्स आपको उसको ट्रांसफर नहीं होंगी, पेमेंट्स हम होल्ड करेंगे। बिल्कुल आप सही। उसको अच्छी रेटिंग देंगे या आप वहाँ से सेटिस्फाई होंगे, तो ही उस बंदे को वो सारी चीज़ें डिलीवर होंगी और उसको भी आइडिया होगा अच्छा मैं काम करूँगा तो मुझे पेमेंट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे जो फ्रॉडियंट वाले एलिमेंट्स, स्कैमिंग वाले एलिमेंट्स, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स हमें काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट को सामने रख के। और लेकिन वैसे ये है ग्लोबली प्रोडक्ट हमारा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि अब तो माशाल्लाह आप काम तो कर रहे हैं, ग्लोबली भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी। फ्यूचर क्या है पंटर स्क्वाड का? किस तरह से आप पंटर स्क्वाड को देखते हैं कि यार आफ्टर 5 इयर्स हम यहाँ खड़े होंगे, ये चीज़ें हम करे होंगे? खैर ऑफिस तो एक है, मुझे उम्मीद है कि 4-5 ऑफिस आप तब तक बना चुके होंगे, बड़ी-बड़ी इंशाल्लाह। बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला वो कर चुके होंगे। और क्या विज़न है? किस तरह से देखते हैं इस कंपनी को? अच्छा, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेन विज़न इस वक़्त पेंटर स्क्वाड का है, वो है कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो बिज़नेस करना चाह रहे होंगे। चलिए हमारी एक लक थी कि हमें अल्लाह ने एक रास्ते में लगा दिए। तो मेरा अपना जो पेंटर स्क्वाड का बेसिकली विज़न जिसको मेन स्टार्ट किया हुआ है कि जितने भी ऐसे लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना। कहीं पे उनको कैश फ्लो का मसला आता है या इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, वो मेंटेन करना। और सही टाइम पे कहाँ-कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है वो। हमारा कुछ फाउंडर्स का मसला ये भी है कि थोड़ा-सा पैसा आ जाए, तो वो थोड़ी-सी लेविश लाइफ़स्टाइल की तरफ निकल जाते हैं। वो गाड़ी ले लेते हैं, वो एग्ज़ैक्टली। फिर ऑफिस वो अच्छा वो फिर ये भी है ना कि दूसरे के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं कि यार वो देखो ना मेरे फूफो का बेटा उसका भी सॉफ्टवेयर हाउस है, तो क्यों ना यार अगर उसने फॉर्च्यूनर निकलवाई है तो मैं भी ले लूँ। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सही स्पेंडिंग नहीं तो करते। वो एथिक्स जो है, बिज़नेस के एथिक्स है ना, वो एजुकेशन है ही नहीं पाकिस्तान में ना। आप अपने यस। सिलेबस निकालें बिज़नेस के सारे, उसको नहीं आइडिया। आप रिसेंट एक स्टार्टअप आप देखें, वीसी ने अच्छी खासी फंडिंग की है, जिसको सोचा जा रहा था ये यूनिकॉर्न बनेगा पाकिस्तान का। और हम बड़े थे यार कि चलो एक एग्जांपल सेट होगी तो हमारे लिए एक मोटिवेशन थी। लेकिन जब हमने उसकी अपने एंड पे केस स्टडी मैंने की है, तो मुझे यही था कि यार कि ओवर पैसा आ गया, ओवर स्पेंडिंग हो गई है। फाउंडर्स डोंट नो कि हमने स्पेंड कहाँ पे करना, अचानक सब कुछ देख लिया, पैसा ना पैसा देख लिया। तो खैर, तो ये बेसिक है कि हमारा जो मेन विजन है वो यही है कि हमने बिजनेस को प्रमोट करना है। नए बच्चे जो मार्केट में हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ऐसी-ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ शायद लोग इमेजिन ना कर सकें। बहुत अच्छी मार्केट है। हमारे पास मोर देन 50% की यूथ है। आप इमेजिन करें कि एक ऐसी प्रोडक्ट आप सिर्फ यूथ के रेलेवेंट निकाल लें और आपके पास पता हो कि मेरे पास 10 करोड़ की यूथ है, अब इस 1 करोड़ की यूथ को सेल करूँगा मैं। तो आप कहाँ से कहाँ चीज़ों को लेके जा सकते हैं। लेकिन स्टिल वही है कि आपको डायरेक्शन सेट होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करेंगे, जिसमें हम ये सारी जो चीज़ें हैं, जो फेस करना पड़ती है किसी भी फाउंडर्स को, किसी स्टार्टअप को, वो हम कोशिश करेंगे उसको वो फेस करना ना पड़े। हाँ, मामाज़ इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होगा, ठीक है? ये मैं आपको पहले बता दूँ। होगा ये वही ट्रेनिंग वाला कि उनको ग्राउंड लेवल से कि उसने अपने हाथ काले किए हों। ये नहीं कि एक बनाया-बनाया सेटअप उसको मिल जाए। हम्म। उसने एक ज़ीरो से स्टार्टअप लॉन्च किया हो, ताकि उसको ये लाइक फ़ियर ना हो कि खुदा ना ख़ास्ता मुझे लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा? उसको यही होगा यार कि मैं ज़ीरो पे आ जाऊँगा, तो ज़ीरो से लॉन्च किया था। बिल्कुल तो सही। पहले से बेहतर परफ़ॉर्म कर पाऊँगा, जो चीज़ें मैंने 4 साल में अचीव की है, मैं 1 साल में कर लूँगा, वो लर्निंग हो चुकी है। तो ये वाला सारा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। सही। अच्छा अब आपने इंक्यूबेशन सेंटर की बात की है तो हम ज़रा यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर लें। माशाल्लाह आप भी निकले हैं तो लोग जो है स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको फॉलो भी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मार्केट में और आप भी फ्रेश ग्रेजुएट्स रखते होंगे इस तरह से, व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या गैप्स हैं और इंक्यूबेशन सेंटर में जब आप उनको डालेंगे किन किन ट्रेनिंग से आप गुजारेंगे? अच्छा, जो नए बच्चे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, खैर मतलब हमारा उनका इतना ज़्यादा गैप नहीं है, 4 to 5 ईयर्स का गैप होता है, ये मैक्सिमम 10 ईयर्स का गैप होगा। अच्छा, इनमें हमने वही मामाज़ वाला कल्चर मैंने ज़्यादा देखा है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, बेशक वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ओवर स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ये कीवर्ड्स कहाँ से निकल आए हैं? मुझे ये समझ में नहीं आती। मतलब कि आप 30 साल की उम्र में हो और मतलब या तो लाइक मोर देन 50-60 ईयर्स की हो ना, तो फिर है। ये एज आपकी ग्रो होने की है, ये एज आपकी लाइक वो होने, लेकिन इनका भी कसूर नहीं है, इनकी पैम्परिंग इतनी ज़्यादा की है पेरेंट्स ने
तो ये बेचारा उस तरह जब मार्केट में आते हैं तो ब्लैंक होते हैं, मार्केट में ना उनके अम्मी होते हैं, ना अब्बू, ना दोस्त, ना भाई, ना चाचू, तो वो इनको अकेले फेस करने को पड़ती हैं। फिर वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी, लोग इस डिप्रेशन की तरफ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हम जो इंक्यूबेशन सेंटर में चीज़ रखें वो यही रखेंगे कि ये जो चीज़ें एलिमेंट्स से निकालनी कैसे हैं। उसका एक ही हल है कि आप इमेजिन करो कि सबसे बुरी हालत आपकी कौन सी हो सकती है, 2 हफ्ते उसमें गुजार लो आप। आपको लगता है मेरी सबसे बुरी हालत ये है कि मेरे फटे हुए कपड़े होंगे, मैं रेडी लगा रहूँगा, कि मैंने टोकरी उठा के रखी होगी, तो 2 हफ्ते टोकरी उठा के मार्केट में बेचो यार आप। ये तो डांट नहीं सहते, वो तो कहते हैं डांट पड़ी, हम आगे कर रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करेगी जनरेशन जी, और आगे तो अल्फा अल्फा जनरेशन आ रही है। नहीं, वो सेट हो जाएँगे। इनकी कुछ ना कुछ वो होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन स्टिल वही है कि आपको ये सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं है। यस, मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स की हद तक भी है। अब उनको भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि जो फ्यूचर है उसमें अपने बच्चों को हमने ग्रो किस तरह करना है। ज़्यादा पैम्परिंग नहीं करनी, थोड़ा-सा बच्चों को बाहर निकालें, क्योंकि सारी जनरेशन आजकल मोबाइल में घुसी रहती है, ठीक है? तो हमारे टाइम में तो ये था कि हम ग्राउंड पे जा खेलते थे, कभी लड़ाई हो गई है, 2 लग गई हैं, 1 लगा दी है, रो के घर आ रहे हैं, कभी वो रो के घर जा रहा है, तो उसमें हम ग्रो हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं पे एनवायरनमेंट आपको वो आपको सिखा रहा होता है। लेकिन आजकल जनरेशन को ये मसले हैं, तो मेरे ख्याल से इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हम ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, सब जो मैंने फेस की थी बेसिकली। आई एम द बैक बेंचर, ठीक है? मैं अपनी फैमिली के अंदर सबसे जो नालायक स्टूडेंट होता है, मैं वो हूँ, ठीक है? मेरे माशाल्लाह सारे जो फैमिली के कज़िन्स वगैरह टॉपर्स हैं, मैं सबसे नालायक पीछे रह गया था स्टडी में। तो 33 नंबर वाला बच्चा आप कह सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे कुछ एफएससी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे मेरे 33 ही आए हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ। तो ख़ैर मुझे पता है कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, जिनको हम लाइक थोड़ा काम करें, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते अब हैं। जब आप हायरिंग करते हैं, तो हायरिंग के दौरान आप टॉपर्स रखते हैं कि बैक बेंचर रखते हैं? मेरा हमेशा एक सवाल होता है, यार आपका विज़न क्या है? हम्म, ठीक है, मैं ये नहीं पूछता आपके ग्रेड्स कितने हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं ये पूछता हूँ यार कि आपका सबसे पहले विज़न क्या है? अब जितना स्ट्रॉन्ग किसी का विज़न होगा ना, उतना स्ट्रॉन्ग किसी को बंदा होगा। जो बंदा कहता है यार नहीं, ये मैंने सोचा नहीं अभी, तो जो अपनी लाइफ़ के साथ सीरियस नहीं होगा, अपनी कंपनी के साथ कितना सीरियस हो जाएगा? तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है और इसी की बेस पे मेरा 50% डिसीजन हो जाता है। उसी वक़्त अगले क्वेश्चन टेक्निकल स्किल्स का होना या ना होना, ये बात की बात है, आप सीख सकते हो। अगर मिसाल के तौर पे आप एक मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, तो हम्म, मार्केटिंग आप यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं, विदिन अ वीक या मंथ आप मार्केटिंग सीख सकते हो, लेकिन आपके पास गोल्स का होना, विजन का बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्चुअली आपको शो कर रहा होता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रखते हैं। बिल्कुल सही। एजाज़, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर सपोर्ट। यू एन अमेजिंग स्पीकर, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात थैंक यू सो करके, मच। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। ऑल द बेस्ट विशेज़ और पंटर स्क्वाड आपके लिए। और ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर का, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये सोचा, लेकिन वो नहीं कर पाई। एग्ज़ैक्टली। और मैं मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी आईटी की निकले जो इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो इस तरह बनाए। यूनिवर्सिटीज बड़ा अच्छा काम करी, एक दो ने सोचा भी कि हम शुरू करें, लेकिन समहाउ आई नहीं कर थिंक पाए। दैट नहीं कर सके, क्योंकि एक तो वो आई थिंक रिसोर्सेज का भी इशू है, फिर हम अपने बिजनेस को देखें या इस तरह से देखें, लेकिन ये स्टेप ले लेना चाहिए। मीडिया ने बड़ा अच्छा काम किया, 2-3 बड़े अच्छे प्रोग्राम्स अभी शुरू भी हुए हैं, एग्ज़ैक्टली। तो वो बड़ा अच्छा एक काम कर अवेयरनेस रहे हैं। अच्छी आ जाएगी अवेयरनेस मार्केट में। अच्छी आ जाएगी, तो अगर आप पंटर स्क्वाड अगर ये स्टेप ले लेते हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप 2 साल या साल 2 साल में इसको लॉन्च कर दें, चाहे आप इंशाल्लाह हमारा छोटे लेवल प्लान पे। है 2 साल के बाद, क्योंकि अभी करंट हमारा जो मार्केट प्लेस है रोफस्ट और ओनरशिप मार्क, हम इस पे काम कर रहे हैं। तीसरी प्रोडक्ट इंशाल्लाह हमारी इंक्यूबेशन सेंटर वाली है। ग्रेट, वंडरफुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।